हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पाल शासक के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ही प्रश्न इससे विभिन्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान, एमपी, इन सभी पीसीएस में पाल शासक, प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट शासक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बीच कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हमेशा चलता रहा। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी थानेश्वर थी और दूसरी उसने कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन के पतन के बाद गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज पर अधिकार को लेकर आपसी युद्ध शुरू हो गया। ये यूपी में यहाँ पे वर्तमान समय में कन्नौज पड़ता है। पाल शासक का ये क्षेत्र है जो आपको हरे कलर में दिख रहा है। कुछ यहाँ पे बांग्लादेश का भी कुछ क्षेत्र उस समय पाल शासक के अंतर्गत शामिल था। इधर जो आप उत्तर से पश्चिम भारत में देख रहे हैं, ये गुजरात तक, नीचे तक, ये गुज्जर प्रतिहारों का शासन था। सबसे बड़ा क्षेत्र इस समय इन्हीं का था। दक्षिण में यहाँ पे राष्ट्रकूट शासन किया करते थे। यह क्षेत्र जो था दूसरे शासकों के अंतर्गत था। इनके बीच यही कन्नौज को लेकर हमेशा ही युद्ध हुआ करता था। सबसे पहले हम पाल शासक के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश। पाल वंश में सबसे पहले गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया। इसकी राजधानी मुंगेर, जो वर्तमान में बिहार का एक ज़िला है। आधुनिक समय में बंदूक जो है यहाँ से निर्माण होता था मुंगेर से, और अभी एक योग शिविर भी मुंगेर में है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यही चूँकि यहाँ पे बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा केंद्र था और पाल शासक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वर्तमान समय में भी आप बिहार में देखेंगे तो ये गया के आसपास का क्षेत्र जो है बौद्ध क्षेत्र है। महाबोधि मंदिर यहीं पे स्थित है। गोपाल ने यहाँ पे एक उदंतपुरी महाविहार का भी स्थापना किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रश्न हमेशा पूछता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो याद रखिएगा यही गोपाल जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय को खोजा गया है और यहाँ पे फिर से विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चल रही है। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो बख्तियार खिलजी ने जितने भी यहाँ बौद्ध से संबंधित विश्वविद्यालय या बौद्ध से संबंधित स्तूप थे, उन सभी को उसने तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अब दूसरा जो शासक था पाल शासक, वह धर्मपाल था। वही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल भी हुआ था। गोपाल का शासन जो था वह 750 से लेकर
770 ईस्वी तक। कभी कभी गोपाल का शासन पूछ लेता है कि कितने वर्ष में पाल वंश की स्थापना हुई, कितने वर्ष ईसा में, और कब से कब तक गोपाल ने शासन किया, तो ये शासन भी याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पाल शासक धर्मपाल था, जिसने 770 से 810 ईसा में शासन किया, और यह धर्मपाल ही गोपाल के बाद सिंहासन पे बैठा था। पाल वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष शामिल हुआ था। हमेशा पूछता है कि कौन सा ऐसा पाल शासक जिसने सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था, तो ये पाल शासक धर्मपाल था, यह पूछा जाता है। धर्मपाल भी बौद्ध मतावलंबी था। बौद्ध मतावलंबी पूछता है कि कौन शासक किस धर्म को मानता था, तो याद रखिएगा बौद्ध मतावलंबी था, और इसने अनेक मठ और बौद्ध विहार बनवाए, जिसमें भागलपुर ज़िले में वर्तमान में स्थित विक्रमशिला में महाविहार एवं विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। प्रश्न हमेशा पूछता है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इस धर्मपाल ने ही इस विक्रमशिला महाविहार का और विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। प्रश्न हमेशा पूछता है कि विक्रमशिला महाविहार एवं विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, तो धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखाव के लिए 200 गांव को दान में दिया था। हमेशा ही पूछता है प्रश्न कि किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में दिया, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। मैंने पिछले वीडियो में जब गुप्त शासकों के बारे में पढ़ाया था, तो ये हमेशा प्रश्न पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया, तो कुमारगुप्त ने, और 200 गांव को दान में किसने दिया, तो पाल शासक धर्मपाल ने। प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय, याद रखिएगा नागभट्ट द्वितीय, प्रथम नहीं, नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट
राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था। चूँकि कन्नौज पर अधिकार को लेकर राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल शासकों के बीच संघर्ष होता रहता था, तो ये प्रतिहार शासक जो थे नागभट्ट द्वितीय प्रतापी थे, उन्होंने धर्मपाल को पराजित किया जो पाल शासक था, और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने भी धर्मपाल को पराजित किया था जब यह संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था। गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। प्रश्न हमेशा पूछता है कि किस गुजराती कवि ने धर्मपाल के लिए एक उपाधि दिया था धर्मपाल को, उत्तरापथ स्वामी। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस शासक, पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया जाता है, तो ये धर्मपाल को ही संबोधित किया जाता है। और किस गुजराती कवि ने दिया था, तो सोरठल ने ये उपाधि जो है धर्मपाल को दिया था। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। धर्मपाल से हमेशा ही एक प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए पाल शासकों में धर्मपाल सबसे महत्वपूर्ण शासक में माना जाता है जिससे प्रश्न हमेशा आते हैं। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने ही कराया था, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न हमेशा पूछता है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो ये धर्मपाल ने ही कराया था। धर्मपाल 40 वर्षों तक शासन किया। सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला इसको माना जा सकता है, और इसके काल में पाल साम्राज्य की उत्पत्ति, विकास देखने को मिलता है। अगला शासक था देवपाल। यह भी धर्मपाल का पुत्र था। इसने 810 से 850 ईस्वी में शासन किया। यह धर्मपाल का पुत्र था, यह भी याद रखिएगा। पूछता है धर्मपाल का पुत्र कौन था, तो ये देवपाल था। और यह धर्मपाल के बाद गद्दी पर बैठा, और इसकी भी राजधानी जो थी मुंगेर थी। राजधानी इसने मुंगेर को बनाया, और यह भी कन्नौज के संघर्ष में शामिल हुआ। था। कन्नौज का संघर्ष किसके किसके बीच चल रहा था? गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच। तो धर्मपाल सबसे पहले शामिल हुआ, और उसका पुत्र देवपाल भी इसमें शामिल हुआ। देवपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और यह बौद्ध धर्म का आश्रयदाता के रूप में भी जाना जाता है।
हर धर्म का कोई ना कोई आश्रयदाता होता है, जैसे हिंदू धर्म का भी कोई होता है, मुस्लिम धर्म का भी होता है, ईसाई धर्म का भी होता है। उसी तरह देवपाल उस समय बौद्ध धर्म का आश्रयदाता के रूप में उभरा। धर्मपाल ने ही बौद्ध धर्म अपनाया था, तो देवपाल उसका पुत्र है, वह भी अपनाया था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि इसने जावा के शासक बाल पुत्र देव, ये जावा जो है अभी इंडोनेशिया में है, उसका एक द्वीप है। उस समय भी जावा था। उस समय इसके शासक बालपुत्र देव थे के आग्रह पर नालंदा में एक विहार की देख रेख हेतु 5 गांव अनुदान में दिया था। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा था कि जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु किसने 5 गांव अनुदान में दिया था। तो याद रखिएगा, ये देवपाल है जिसने यह दिया था अनुदान। और जावा के शासक का भी नाम पूछता है तो बालपुत्र देव नाम है उनका। कभी कभी इसका पूरा नाम जो है बालपुत्र देव के जगह पे पुत्र देव भी दे देता है, तो आप समझ लीजिएगा। कभी कभी स्थान पूछता है कहाँ के ये शासक थे बालपुत्र देव, तो जावा के थे। वर्तमान में ये इंडोनेशिया में पड़ता है। तो उनके आग्रह पर नालंदा में एक विहार था, बौद्ध विहार, जिसकी देख रेख हेतु 5 गांव देवपाल ने दान में दिया था। बराबर प्रश्न पूछा जाता है। अब देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का अवनति यानी पतन शुरू हो गया और फिर विग्रहपाल शासक बना। इसके बाद नारायणपाल, नारायणपाल के बाद शासक बना राज्यपाल। इसके बाद शासक बना गोपाल द्वितीय। इसके बाद शासक बना विग्रहपाल द्वितीय। एक तो विग्रहपाल यहाँ है, एक विग्रहपाल जो है द्वितीय यहाँ पे। 2 विग्रहपाल है पाल शासकों के समय, इसको याद रखें। ये सब शासक बने जिनमें कोई भी प्रतापी शासक नहीं था जिसने जो पाल वंश के साम्राज्य का विस्तार कर सके। एक उस समय महिपाल था जिसको द्वितीय पाल शासक का संस्थापक माना जाता है। महिपाल प्रथम को द्वितीय संस्थापक पाल वंश का माना जाता है। इसके समय में फिर से पाल वंश का थोड़ा विकास देखने को मिलता है, लेकिन ये जो सब शासक थे ये देवपाल के बाद जो है उतने सक्षम नहीं हुए कि साम्राज्य का विस्तार कर सके। राज्यपाल, जिसका शासन 1097 से 1098 ईस्वी तक था, इस वंश का अंतिम शासक था। चूँकि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पाल
साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा ये राज्यपाल था, जो पाल वंश का अंतिम शासक था। हाँ दोस्तों, अंतिम में यही कहेंगे कि अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।